हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत चल रही होगी, झकास चल रही होगी, माइंड ब्लोइंग चल रही होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही होगी। समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स का तीसरा लेक्चर, जहां पे मैं दूंगा और वहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत भर भर के। जितने भी प्रीवियस क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसका धजिया उड़ा देने वाले हैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। चलिए ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को पहले आप कीजिए फिर मैं करता हूं। अगर जो नहीं कर रहा है सोल्व उसका शादी नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। तो पहले आप कीजिए तभी आपका शादी होगा। चलिए कीजिए सोल्व इसे। पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि n इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ -2.5 n वेक्टर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगाइए तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखिए इसे मैं सोल्व करता हूँ। आपने कर लिया ना, देखिए मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन ये है कि n इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। मतलब n वेक्टर कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट का मतलब ये हुआ कि 4 आई कैप दिया हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट का मतलब 4 आई कैप दिया। या लिख लीजिए ऐसे ही 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, या इसको ये भी लिख सकते हैं आप 4 आई कैप, ठीक है ना। इसको ये भी लिख सकते हैं 4 आई कैप। देखिए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ -2.5 n वेक्टर। पूछ रहा है कि अगर -2.5 n कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। देखिए क्या है, -2.5 n वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए -2.5 n, ये -2.5 n यहाँ पे रहा, ठीक है। अब जो ये n है, n वेक्टर, और n वेक्टर का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। तो यहाँ पे चिपका दीजिए इंटू 4 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, या आप चिपका सकते थे यहाँ पे इंटू 4 आई कैप, ठीक है, तब भी हो जाता। ठीक है देखिए यहाँ पे अब -2.5 इंटू 4 कीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, ये आएगा -10 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, ठीक है, ड्यू ईस्ट आया। लेकिन अगर -10 यूनिट्स ड्यू ईस्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत केयरफुली इसको समझिए आप। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड बताना है और आपको डायरेक्शन बताना है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे हो गया कौन सा, -10, नहीं -10 मैग्नीट्यूड नहीं हुआ, यहाँ पे 10 हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हुआ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैग्नीट्यूड कितना हुआ, मैग्नीट्यूड इसके ये पता चलता है, मतलब इस स्टेटमेंट से कि -10 यूनिट्स ड्यू ईस्ट लिखा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड भैया हो गया अपना 10 यूनिट्स। और माइनस ड्यू ईस्ट का मतलब हुआ कि माइनस ड्यू ईस्ट का मतलब माइनस ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट अगर इधर है वेस्ट अगर इधर, देख लीजिए ईस्ट इधर होता है अपना, वेस्ट इधर होता है, समझ रहे हैं ना। नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, समझ में आ रहा है। तो ईस्ट अगर इधर है तो माइनस ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ वेस्ट का बात कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ डायरेक्शन कौन सा हो गया अपना, डायरेक्शन हो गया अपना वेस्ट। मतलब आंसर आपका होने वाला है क्या, आंसर आपका ये होने वाला है कि 10 यूनिट्स ड्यू वेस्ट। 10 यूनिट्स ड्यू वेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में आपको, आया कैसे हुआ। बहुत आसान सवाल था, बहुत केयरफुली देखिए, बहुत डिटेल्ड में मैंने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कीजिए फिर मैं करता हूँ। चलिए जल्दी 3 गिनता हूँ, पॉज करके जल्दी नोट कीजिए, 1 2 3। देखिए मैं करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत लाजवाब है, इसको अगर आपने कर लिया होगा तो समझ लीजिए कि आप सीख रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। लगा दो भैया, ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है। अब देखिए देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। अच्छा मतलब एंगल पूछ रहा है ए वेक्टर के बीच में और वाई एक्सिस के बीच में, तो ठीक है ये हो गया आपका ए वेक्टर कितना, ए वेक्टर देखिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हो गया अपना ए वेक्टर। और यहाँ से पूछ रहा है कि वाई एक्सिस से कितना एंगल बनेगा। क्वेश्चन में यही दिया होगा कि देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। तो भैया ए वेक्टर तो ऐसे डिनोट करेंगे हम और वाई एक्सिस ये है, तो इसके बीच का जो एंगल है ये क्या होगा। अब ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा और कैसे दिमाग लगाइएगा। ये पहली बार में जब मैंने क्वेश्चन किया था मुझसे नहीं हुआ था, दूसरी बार किया था नहीं हुआ था, तीसरी बार किया था नहीं हुआ था। मतलब हर बार मैं मतलब आंसर तो ला दे रहा था लेकिन आंसर गलत दे रहा था। इसमें 4 ऑप्शंस में से आंसर कौन होगा वो गलत दे रहा था। ऑप्शन होने वाला है डी, लेकिन मैं आंसर जो है बस एक ही दे रहा था, ये वाला दे रहा था, ये वाला दे रहा था, क्योंकि मैं पहले यही फाइंड कर दे रहा था, समझ रहे हैं ना। इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, और ए और सी कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो गया अपना ए वेक्टर हो गया, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। अब ए वेक्टर कितना दिया हुआ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक्स एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड है और 3 जो है वाई एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड है। तो चलिए इसके खेला करते हैं, खेला ये करते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम को बनाते हैं। देखिए ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ए वेक्टर। अब क्या करते हैं, इस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं, कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हम कर दिए शिफ्ट, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे आया ना, चलिए इसको ऐसे हम बना देते हैं,
यहाँ पे ले आकर, ठीक है। ये हो गया अपना ए वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये कितना था अपना, ये अपना 3j कैप है, मतलब 3j कैप है, ये 3 इसका मैग्नीट्यूड है, 3 मैग्नीट्यूड है, इसका 2 मैग्नीट्यूड है। आ गया समझ में, इसका 3 मैग्नीट्यूड होगा, इसका 2 मैग्नीट्यूड होगा, तो लिख सकते हैं ये थीटा है। चलिए अब यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगने वाला, और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब बता दीजिए कि कितना कौन सा वैल्यू निकलेगा। एक बार कॉस निकाल लीजिए, एक बार tan निकाल लीजिए, tan निकाल लीजिए, फिर आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे कॉस निकालिए, कॉस कितना होगा, कॉस निकालिए कॉस। अब कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा होता है b/h। तो b कितना है, बेस कौन सा है, बेस होता है आपका ये 3, और बेस अपन हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस, अब हाइपोटेनस जो है निकालना पड़ेगा आपको। देखिए तो बेस कितना है भैया, बेस निकाल दो, b/h होता है ना, इसे लिखिए b/h, और बेस कितना है, बेस है आपका 3, और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस है अपना ये 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर 2i कैप प्लस 3j कैप है तो इसका क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। इसका क्या निकालना है हम लोग को, मैग्नीट्यूड। इसका मोड का साइन, ये मोड का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। देखिए 3 अपन हो जाएगा अपना √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा अपना 3 अपन 2 दूना 4, 3 3 9 9 4 13 √13 आया समझ में, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर ऐसे नहीं होगा, आपको निकालना है थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालते हैं थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स 3/√13 आया समझ में कैसे हुआ, चलिए। तो ये आंसर तो हुआ, लेकिन ए के साथ साथ सी भी आंसर है, इसका सी भी आंसर है, इसीलिए डी आंसर होगा। कैसे सी होगा, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, cos थीटा तो निकल गया, ये क्या हुआ b/h, तो आपको क्या निकालना है, p/b निकालना है। तो आप कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, या दूसरा मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक यूनिक मेथड बता रहा हूँ फॉर tan थीटा के लिए कैसे कीजिएगा। आप क्या कीजिए ना, इसी से निकाल दीजिए, यहीं से, ये यहाँ पे लिखिए, ये आपका हुआ y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये अपना हुआ वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हुआ, ठीक है, ये वेक्टर हुआ। हम क्या करते हैं ना, ये हुआ अपना थीटा हुआ। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे शिफ्ट करते हैं, इसको फिर से यहीं पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पे डालें इसको, ठीक है, यहाँ पे डालें तो ये कितना था, 3 था, ये 2 था। तो हम क्या करते हैं, tan थीटा निकाल देते हैं इसी से। tan थीटा कितना होता है, p/b होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2, और बेस कितना है 3, तो 2/3 आ गया, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 2/3 आया समझ में कैसे हुआ, tan इनवर्स 2/3, तो tan इनवर्स 2/3 हुआ, एक cos इनवर्स 3/13 हुआ। आया समझ में, बहुत आसान सवाल था, बहुत मतलब समझिए कि वेक्टर का कितना यूज़ था, बस पैरेलल शिफ्टिंग का यूज़ था कि पैरेलल शिफ्टिंग आप कैसे कीजिएगा, समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन को समझना था, उसके बाद तो सब ट्रिगोनोमेट्री लगना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, पहले इन क्वेश्चंस को आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहले इसे पॉज कीजिए और अपने से कीजिए, फिर कुछ होने वाला है, समझ रहे हैं ना। और जो नहीं करेगा उसका शादी नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। और शादी नहीं होने वाला है तो ऐसे ही मरिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, मैं कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इफ़ r + s वेक्टर इज इक्वल टू 0, भैया जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लिया फटाफट, ठीक है ना, इंतजार नहीं करना है, जो दिया हुआ उसे लिखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, समझ रहा है ना, इस इक्वेशन के बेसिस पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सही होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊँ ना, तो मैथमेटिकली तो सोल्व करूँगा ही, लेकिन मैं आपको फील भी दिलाऊंगा कि सच में ये क्वेश्चन जो है इसका फील क्या है असली। देखिए ये क्वेश्चन दिया r + s वेक्टर बराबर 0, तो ठीक है, बहुत आसान है भैया, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू -s वेक्टर, क्या दिक्कत है, ये तो लिख सकते हैं ना। थोड़ा ऐसे लिखते हैं भाई, अंदर काहे घुसा दिया तुम माइनस को, हाँ ऐसे लिखे, ठीक है ना, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा, हाँ ऑप्शन 1 है, बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया। लेकिन अगर r वेक्टर इज इक्वल टू -s वेक्टर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका असली मतलब ये हुआ कि बोथ r वेक्टर एंड s वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। काहे अपोजिट डायरेक्शन भैया, काहे सेम मैग्नीट्यूड, समझा रहा हूँ। देखिए ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर है, ये है अपना, ये वेक्टर जो है कौन सा वेक्टर है, ये निगेटिव या अपोजिट वेक्टर है, समझ में आ रहा है। अगर इधर हम जोड़ दिए इसको लाकर तो नल वेक्टर भी हो गया, मतलब ये निगेटिव और अपोजिट वेक्टर भी है, लेकिन ये नल वेक्टर भी है, समझ में आया। देखिए अब कैसे मैं समझा रहा हूँ, r और s का सेम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, देखिए फिल लीजिए, इसका असली फिल लीजिए। मैथमेटिकली तो आपने देख लिया कि हाँ ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, ऑप्शन इससे तो ऑप्शन ये मैच कर गया बी नंबर, और इससे ऑप्शन सी नंबर मैच कर गया, मतलब r और s का सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो इससे आंसर तो अपना आ गया बी और सी। लेकिन असली फील देखिए, फिर ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट था, एक कोई फोर्स लग रहा था इधर से, जो r नाम का फोर्स था 10 न्यूटन का, समझ रहे ना, और इधर से कोई s नाम का फोर्स लग रहा था अपना 10 न्यूटन का। क्यों भैया, क्यों लगा दिया आप सेम न्यूटन का, मतलब सेम फोर्स क्यों लगा दिया आप, सेम फोर्स इसलिए लगा दिया क्योंकि r और s का सेम मैग्नीट्यूड होगा इसके अनुसार, क्योंकि r + s जो है ना, r + s ये नल वेक्टर बना रहा है, और नल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि 0 मैग्नीट्यूड आना चाहिए उसका, समझ ना, 0 मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये r है और ये s है। मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट था, ये r
फोर्स लगाएं और ये एस फोर्स लगाएं, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन लग इधर आए, ये लग रहा आज इधर लग रहा है तो एस इधर लग रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नल वेक्टर भी है और निगेटिव वेक्टर भी है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आर प्लस एस मिलकर दोनों जीरो है, जीरो मैग्नीट्यूड इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। इसका असली फील्ड देखा ना आपने। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कीजिए, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं करता हूँ। चलिए जस्ट कीजिए, जल्दी पॉज कीजिए और कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊं आपको। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए कैसे ईजी है। क्वेश्चन को पढ़ना है और जो दिया हुआ उसे बस कर देना है। देखिए 3 फोर्सेस गिवन बाय द वेक्टर्स 2i कैप 2j कैप 2i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4i कैप आर एक्टिंग टुगेदर ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है भैया रेस्ट पे, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे। अब बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, मतलब 3 फोर्स लग रहा है तो लगा दो, तीनों फोर्स लग रहा है तो तीनों फोर्स को जोड़ दो। हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टरली तो हम ऐड कर सकते हैं। आपको सिखाया था कि वेक्टर में एडिशन कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए तो क्या कर सकते हैं हम, तीनों फोर्सेस का एफ नेट निकाल सकते हैं कि भैया इस पॉइंट मास पे, जो ये पॉइंट मास है इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि तीनों का वेक्टर एडिशन हम कर सकते हैं। अब देखिए पहला फोर्स है भैया 2i कैप प्लस 2j कैप, दूसरा फोर्स है अपना 2i कैप माइनस 2j कैप और तीसरा फोर्स है प्लस माइनस 4i कैप। आया समझ में, मतलब ये तीनों फोर्सेस है। अब तीनों फोर्सेस को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट अपना आंसर बताएगा। देखिए कैसे बताएगा, ये 2i कैप है, ये 2i कैप प्लस 2i कैप कितना होता है, ये 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हुआ, 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हुआ 4i कैप, और 4i कैप में से 4i कैप माइनस कर दीजिएगा, कितना हो गया 4i कैप में से 4i कैप माइनस कीजिएगा तो अपना हो गया 0, मतलब एक तो आ गया रिजल्टेंट 0, मतलब इससे ये कट गया ना। अब देखिए 2j कैप है माइनस 2j कैप है, भैया ये भी गया 0, ये भी कट गया, समझ में आया ना, मतलब रिजल्टेंट 0 आया। मतलब नेट फोर्स 0 आने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स 0 आने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है टच से मस नहीं होने वाला है। भैया ऊपर वाला ही क्वेश्चन का एक प्रारूप है, समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट जो है टच से मस नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्ट टच से मस नहीं होने वाला है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब पहले भी रेस्ट पे था और फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे है फोर्स ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, बहुत अच्छा फील दिलाया मैंने इस क्वेश्चन का, इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस को अपने से फिर सोल्व कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए दोनों क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी, आपके पास 2 मिनट का समय है, पहले क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, दूसरे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए, और जो नहीं कर रहा है समझ रहे हैं ना, आपका शादी नहीं होने वाला है। क्यों शादी नहीं होगा, बार बार क्यों बोल रहे हैं सर कि शादी नहीं होगा, अरे भैया शादी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप सवाल को सोल्व नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो आप डॉक्टर नहीं बनिएगा, इंजीनियर नहीं बनिएगा, समझ रहे हैं ना। और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनिएगा तो बेरोजगार रहिएगा, बेरोजगार रहिएगा तो बेरोजगार से कौन शादी करता है, कोई शादी नहीं करता, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही मरना पड़ेगा आपको, ऐसे ही जीना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि आप अपना घर बसा ले तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको समझ लीजिए कि बहुत दूरदर्शी मैं, मतलब बहुत दूर का चीज़ दिखा चुका हूँ, समझ रहे हैं ना। चलिए इसे सोल्व कीजिए जल्दी। देखिए पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, देखिए मैं करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। देखिए फाइंड द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप i कैप माइनस j कैप एंड माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। मतलब बोल रहा है कि सवाल को देखिए, यहाँ स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब इनका मैग्नीट्यूड का सम चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो निकाल दीजिए, पहला है 3i कैप प्लस 2j कैप, इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो निकालिए, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बहुत आसान है, 3 3 9 प्लस 2 4 9 4 कितना होता है √13 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा, i कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, निकालिए यहाँ पे, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे करते हैं ना माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 1 1 √2 हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा है आपका माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आराम से, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आया समझ में। देखिए अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 2 2 4, मतलब 4 4 8 और 1 9, मतलब ये हो गया 3। आया समझ में, आया समझ में कैसे हुआ। देखिए अब क्या बोल रहा है, अब इनका मैग्नीट्यूड तो आ गया, मैग्नीट्यूड ये आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, इसका सम कर देना है, सम कर दीजिए यहाँ पे, सम कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √13 प्लस √2 प्लस 3, आंसर हो गया। ये बड़ा अजीबोगरीब आंसर आया है, कोई बात नहीं, मैंने अपने क्वेश्चन फ्रेम किया था, समझ रहे ना। इससे क्या हुआ, एक तीर से 2 शिकार हो गया। एक तो आपको मतलब इस सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसा समझ में आ गया, उसके बाद आपने क्या किया, मतलब 3 बार मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया वेक्टर का, किसी वेक्टर का, उसके बाद उसका सम भी कर दिया, मतलब एक तीर से 2-3 शिकार हम लोग ने कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने में मजबूर करेगा, लेकिन क्लास 9th में आप अच्छे से मोशन चैप्टर पढ़े होगे तो समझ में आएगा आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर को x से डिनोट करते हैं। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 4j कैप। अब यहाँ से एक कोई फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन तक एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट ये है 2i कैप प्लस 4j कैप, और इससे एक दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, मतलब इस पॉइंट तक
ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, मतलब 5 आई कैप प्लस जे कैप के पास जा रहा है, 5 आई कैप प्लस जे कैप के पास जा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा समझ में तो इसको हिंट समझिए, हिंट यहाँ पे समझिए, हिंट समझ में आ रहा है ना, ये हिंट एज ए हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, ये होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी वेक्टर फॉर्म आता है, वेक्टर फॉर्म, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर अपना ये है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, समझ में आ रहा ना, उसका माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वेक्टर है ये, समझ रहे हैं। इसका असली फील आएगा आपको मोशन इन 1D में, क्योंकि वहाँ मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत गजब, बहुत अलग लेवल का आएगा, अद्भुत फीलिंग आएगी, ठीक है ना। देखिए अब जो है वो कर देते हैं हम, ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं भैया, ले लो डेल्टा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर अपना 5 आई कैप प्लस जे कैप, 5 आई कैप प्लस जे कैप है, ठीक है। अब इस यहाँ से हम माइनस करते हैं 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। अब देखिए 5 आई कैप प्लस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 आई कैप और ये माइनस प्लस माइनस 4 जे कैप, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कितना होगा 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप 3 आई कैप, अब ये हो जाएगा प्लस जे कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप तो आंसर नहीं है, मतलब ये पूछना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया लेकिन पूछा नहीं है मैग्नीट्यूड निकालो, लेकिन ऑप्शंस में जो है ना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड आपका निकालना पड़ेगा, आंसर होगा आपका ये। देखिए मैग्नीट्यूड मैं निकाल देता हूँ कैसे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा अपना ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3/2 आएगा आंसर, समझ में आ रहा है, 3/2 आएगा आंसर, समझ में आया। चलिए आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये जानना था कि ये ऐसे होगा, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे क्योंकि बहुत आसान है मैक्सिमम लोग के लिए, क्योंकि ये 9th तो पढ़ा होगा आपने बहुत है। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए बहुत अच्छे से, ये दोनों क्वेश्चंस एक लेवल के क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। चलिए पहले आप कीजिए जल्दी फटाफट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कर लिया आपने जल्दी। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान मेरे लिए है, आपके लिए भी हो जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। आपने अगर बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखा होगा मेरा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है ना जस्ट ऐसे यूं कर दीजिएगा, समझ ना, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको करने के लिए। लेकिन अगर आपने बेसिक मैथ्स नहीं देखा है तो चलिए मशक्कत करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। भैया पहले तो डायरेक्शन बना लेते हैं, चलिए डायरेक्शन ये है, ये भैया होता है अपना ईस्ट चचा, ये वेस्ट चचा, ये नॉर्थ दादा और ये साउथ दादी, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हुआ, ठीक है। ये आपको आता है, ठीक है आता है। देखिए ये बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ में कितना गया 6 मीटर गया, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कितना गया 6 जे कैप गया, लिख सकते हैं 6 जे कैप, ठीक है। अब देखिए 8 मीटर ईस्ट मतलब 8 आई कैप, ठीक है। एंड वर्टिकली अपवर्ड कितना गया, द रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड कितना गया 10 मीटर गया। अब देखिए वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये हुआ कि वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये हुआ ना कि ये अगर आपका डायरेक्शन था, मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपका डायरेक्शन था यहाँ पे, अगर मान लीजिए कॉपी है, ये कॉपी है, ये था आपका नॉर्थ, इधर था आपका नॉर्थ, इधर था आपका साउथ, इधर था वेस्ट और इधर था ईस्ट, तो समझ रहे हैं ना, नॉर्थ में गया ईस्ट में गया, लेकिन वर्टिकली अपवर्ड का मतलब इधर गया, समझ में आ रहा ना। मैं बोर्ड के प्लेन में तो इसको ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन ये जो है मतलब असली फील ऐसा है, असली फील ऐसा होता है। कॉपी पे आप बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, समझ में आ रहा ना, इधर ऊपर नॉर्थ बनाइएगा, इधर साउथ बनाएगा, इधर वेस्ट बनाएगा और इधर ईस्ट बनाएगा। वर्टिकली अपवर्ड ऊपर बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हुआ कि ये बाहर आया, समझ में आ रहा है, बाहर आया, ठीक है। तो 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड आया, मतलब ऐसे आया, मतलब ऐसे आया, समझ में आ रहा ना। तो ये कितना हो गया, तीसरा वेक्टर क्या हो गया। अगर तीसरा वेक्टर मैं आपको वर्टिकली अपवर्ड दे रहा हूँ तो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब डॉट होता है, तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ रहा है। तीसरा वेक्टर डॉट से रिप्रेजेंट होगा और कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर होगा, मतलब की कैप में आएगा, मतलब 10 की कैप में आया समझ में, आपको फील आया समझ में। देखिए आया, देखिए अब बोल रहा है क्या, अब सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िए। ये तो आपने समझ लिया कि ये क्वेश्चन यहाँ तक क्या बोल रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज। इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन होता है ये 0,0,0 से ये जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये जा रहा है ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे बनाया तो इनिशियल पोजीशन क्या था 0,0,0, मतलब x में 0, y में 0, z में 0, समझ में आ रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट गया अपना फाइनल पोजीशन कहाँ तक गया, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप में गया, कहाँ गया 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप
प्लस 10k कैप में गया। ठीक है, यह आया समझ में कैसे हुआ, आया समझ में कैसे हुआ। वेक्टरली तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं ऐड कर सकते हम 8 6 प्लस 10 ऐसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टरली ऐसे ऐड कर सकते हैं। आया समझ में ना। देखिए अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, इस सवाल को बस यहीं तक मतलब करना था। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट तो आपको करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको ये लगा देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा। तो निकालिए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कीजिए, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कीजिए। एक्स फाइनल का वैल्यू कितना, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, अब माइनस कर देंगे हम 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, मतलब इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, तो 0 हो गया, मतलब इतना से माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब रिजल्टेंट आपका कितना आया, डेल्टा एक्स कितना आया, डेल्टा एक्स आया आपका 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप। लेकिन आंसर में देखिए, आंसर में भैया मैग्नीट्यूड दिया हो, तो मैग्नीट्यूड दिया हो तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो निकाल दीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, दीजिए निकालिए। अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको कीजिएगा तो आने वाला है आपका √200। √200 का मतलब हुआ 10√2 यूनिट्स आंसर आएगा। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी, फटाफट नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए नोट कीजिए जल्दी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप मतलब मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, सबसे हुआ होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 30 डिग्री देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर जिसका नहीं हुआ बहुत ध्यान से देखिए, जिसका हो गया वो भी ध्यान से देखिए। ठीक है ना। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। मतलब ये है कि भैया हो गया अपना ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया अपना बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। क्यों 30 डिग्री, मतलब एंगल ऐसे मैंने क्यों बनाया, एंगल ऐसे बनाया क्योंकि ये टेल से टेल जुड़ेगा तभी ये एंगल होगा, या हेड से हेड जुड़ेगा तभी एंगल होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया अपना एंगल, ठीक है, 30 डिग्री। देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, और ए और बी के बीच में एंगल माइनस बी वेक्टर के बीच में बताना है आपको। ए वेक्टर ये हुआ, ठीक है, तो ए वेक्टर एज इट इज हो गया, लेकिन बोल रहे हैं माइनस बी वेक्टर, मतलब ये होगा कि बी इतना मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। दीजिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं, लेकिन बी इतना ही मैग्नीट्यूड हुआ, तो माइनस बी वेक्टर ये करेंगे, ये बी वेक्टर हुआ तो ये माइनस बी वेक्टर हुआ। अब पूछ रहा है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, निकाल दीजिए भैया। लीनियर पेयर बन रहा है, 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करेंगे, 150 डिग्री आंसर आपका। 150 डिग्री आंसर तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री आंसर आपका। ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल था ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, फटाफट जल्दी फास्ट नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत आसान क्या बोले, आसान नहीं बोलेंगे, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को अगर अच्छे से आप सोचते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप पहले पॉज कीजिए और फिर इसे सोल्व कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। पॉज किया आपने, किया, देखिए मैं कर रहा हूँ इसको सोल्व। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। द वेक्टर ओ ए एक वेक्टर है, वेयर ओ इज ओरिजिन, मतलब ओ ओरिजिन है, ठीक है, मतलब ओ एक वेक्टर है। चलिए ओ ए एक वेक्टर है जहाँ पे ओ ओरिजिन है, समझ में आ रहा है ना, मतलब 0,0 है, ठीक है। इज गिवन बाई ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, ये 2i कैप प्लस 2j कैप दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में ना। देखिए नाउ इट इज रोटेटेड बाई 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको क्या करते हैं, 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक है। आपने ये देख लिया कि 45 डिग्री क्या करना है, इस वेक्टर को ओ ए वेक्टर को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको हम रोटेट कर देंगे, उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू वेक्टर, नया वेक्टर क्या होगा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, नया वेक्टर क्या होगा। अब ये कैसे होगा, कैसे हम पता कर सकते हैं। देखिए एक बात सोचिए आप कि 45 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पहले देख लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसका एंगल कितना बन रहा है, ये तो पता अगर कर सकते हैं हम लोग। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं करता हूँ। ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आपका एंगल कितना बन रहा है, देख लीजिए। पहले इससे एंगल कितना बन रहा है और इससे एंगल कितना बन रहा है, फिर घुमाने में आसानी होगा कि हम कहाँ तक लेके जाएं 45 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। तब इससे पता चल जाएगा आपका नया वेक्टर कौन सा है। देखिए अब एक्स से देखिए कितना बन रहा है। अब ये वेक्टर दिया हुआ है आपका 2i कैप प्लस 2j का, मतलब इसका भी 2 यूनिट्स है मैग्नीट्यूड और इसका भी 2 यूनिट्स है मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इस y को हम यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे अगर शिफ्ट कर देते हैं इसको 2 यूनिट्स को, फिर यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि यहाँ पे tan थीटा अगर हम फाइंड करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 2/2 हो जाएगा, मतलब p/b हो जाएगा, p/b हो जाएगा 2/2, मतलब tan थीटा का वैल्यू आपका आ गया 1, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आया समझ में, थीटा कितना होगा 45 डिग्री, मतलब थीटा यहाँ पे कितना है 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 है, ये भी तो 45 है, ये भी तो 45 है, यहाँ पे जगह नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये भी 45 है, ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 45 ये भी 45, और अगर हम इसको इस वेक्टर को 45 डिग्री और घुमा दे रहे हैं, मतलब जाएगा कहाँ, ये इस वेक्टर को घुमा दे रहे हैं तो मतलब चला जाएगा वाई एक्सिस पे, समझ में आ रहा है ना, वाई एक्सिस पे चला जाएगा। तो ये ऐसे वेक्टर था, अगर इसको हम रोटेट कर दे ऐसे, ये वाई एक्सिस था, तो ये वेक्टर जो है यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, मतलब था ये था 2i कैप प्लस 2j कैप था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 2√2 होगा, 2√2 यूनिट्स होगा।
और ये 2√2 यूनिट्स जो है पूरा आ गया यहाँ पे, पूरा आ गया मतलब यहाँ पे आ गया 2√2 यूनिट्स, यहाँ पे आ गया मतलब जे कैप के डायरेक्शन में आ गया। 2√2 यूनिट्स कितना आ गया, 45 डिग्री ये था और 45 डिग्री हमने घुमा दिया, 45 डिग्री था ये एंगल और 45 डिग्री हमने घुमा दिया, मतलब ये आ गया पूरे वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में आ गया, मतलब पूरा वाई एक्सिस में आ गया। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो पूरा मैग्नीट्यूड जो होगा ना ये आ जाएगा वाई एक्सिस में, मतलब वाई एक्सिस में आने का मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर हो गया अपना नया जो वेक्टर आएगा, जो नया वेक्टर आएगा ये आएगा आपका 2√2 यूनिट्स along y एक्सिस, along y एक्सिस। कौन सा आंसर सही है, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 2√2 तुरु जे कैप, इसको मैं पढ़ता हूँ तुरु जे कैप, मतलब 2√2 जे कैप, समझ में आया ना, 2√2 जे कैप। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचते हैं मजबूर किया कि नहीं, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन था ये, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सबसे हो जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, एक वेक्टर दिया हुआ है भैया, मान लो ये वेक्टर, इसका नाम है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। चलिए क्या बात है, इफ इट्स लेंथ अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन इज, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है भैया। लेंथ पूछने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। क्यों भाई मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में सारे मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। अब पूछ रहा है एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन में आपको बताना है। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये होगा कि एक्स और वाई एक्सिस के वेक्टर को हम डील करेंगे, इसमें जेड एक्सिस के वेक्टर को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्स का वेक्टर ये है, वाई का ये है और जेड का ये है, समझ में आ रहा है ना। मतलब 3i का प्लस जे कैप का ही मैग्नीट्यूड आपको पता करना है, इसी का लेंथ आपको पता करना है। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको क्या करना है 3i कैप प्लस जे कैप का ही मैग्नीट्यूड पता करना है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का वेक्टर देखना है ना अपने को, एक्स वाई प्लेन का वेक्टर देखना है आपको। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 3 9 1 10 √10 यूनिट आंसर। आया समझ में, आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट दोनों क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, पहले इसे सोल्व कीजिए आप, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। कर लिया आपने सोल्व, देखिए मैं कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई 0 देन, अगर कोई भी वेक्टर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, आप दिमाग लगाइए और ये ऑप्शन है बताइए। किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, लेकिन 0 वेक्टर होगा, समझ में आ रहा ना, क्योंकि कोई वेक्टर था, मान लीजिए कोई ए वेक्टर था, समझ में आ रहा ना, इसको हम क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ये 0 वेक्टर बन गया। आया समझ में, आ गया समझ में। देखिए अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें सही है। ये क्वेश्चन आप सबसे हो जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। ये है पहला ए नंबर ऑप्शन, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट बट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, सही है, कराया है मैंने आपको, ठीक है। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, हाँ इक्वल वेक्टर्स जितने होते हैं पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, समझ में आ रहा ना, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स जो होता है ना, मैं बताऊँ कि अगर ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है, समझ में आ रहा है ना, और डायरेक्शन भी इसका सेम है, डायरेक्शन भी इसका सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है, ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। लेकिन पैरेलल वेक्टर का क्या था कंडीशन, पैरेलल वेक्टर का ये कंडीशन था पैरेलल वेक्टर का कि मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी इक्वल, मे और मे नॉट इक्वल होना चाहिए, मे और मे नॉट इक्वल होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा, डायरेक्शन सेम तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है तो मैग्नीट्यूड यहाँ भी तो सेम है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ये जो है इक्वल वेक्टर ये जाकर समा जाता है पैरेलल वेक्टर में, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर में नहीं समा सकता, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर में समा जाएगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर जो है ना ये इसके दायरे में आ रहा है, समझ में आ गया, इसलिए बोलते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे। नेगेटिव वेक्टर्स आपको क्या बताया था, नेगेटिव वेक्टर्स था आपका कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है चलेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन वो अपोजिट होगा, ऐसा समझ में, अपोजिट होगा, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव वेक्टर पड़ा, या अपोजिट वेक्टर भी इसको बोला था। लेकिन जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स थे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या काम था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो थे ये था, इनका जो मैग्नीट्यूड था मे और मे नॉट भी सेम, मे नॉट सेम, लेकिन जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन अपोजिट होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है ना, अपोजिट होना चाहिए, मस्ट है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी तो कुछ कंडीशन में सेम है, हो सकता है किसी कंडीशन में सेम ना हो, लेकिन ये क्या हो रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन ये जाके इसमें समा जा रहा है, मतलब नेगेटिव वेक्टर जो है ना, नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर ही होता है, मतलब ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब हम बोलेंगे ये आंसर है, समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, समझ में आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, साथ में पेशेंस भी होना चाहिए, मतलब 3 चीज़ होना चाहिए, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, तभी जाकर कुछ होने वाला है, और इन 3 चीज़ों को आपको 365 दिन पूरे फॉलो करना पड़ेगा,
समझ रहे हैं ना, तभी जाकर मज़ा आएगा और तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर जहाँ ब्रेक लगा समझ लीजिए कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना, मेरे बात को गांठ बांध लीजिए और एक गारंटी लीजिए संस्कार का। समझ रहे हैं ना, गारंटी लीजिए कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब तीनों को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरे डिसिप्लिन में पढ़ना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।